अस्सलाम वालेकुम। गरीब और पसमानदा ममालिक में पैदा होने वाले बच्चों को पैदाइश से पहले मेडिकल की तमाम सहूलियात मैसर नहीं होती। वो बच्चा भी एक ऐसे ही गरीब मुल्क के गरीब घराने में पैदा हुआ। पैदाइश के फौरन बाद डॉक्टरों ने उसे उठाया और आईसीयू में ले गए। वालिदैन के लिए ये एक इंतहाई दुख का वक्त था। कुछ देर बाद डॉक्टर जैसा लेकर गए थे उसे वैसा ही ले आए और कहने लगे, आपका बेटा दोनों टांगों से कुदरती नक्स की वजह से अपाहज पैदा हुआ है और ये ताउम्र ऐसा ही रहेगा। वालिदैन के दुखों में एक मजीद दुख का इजाफा हो गया। टांगों से माजूर बच्चे को पालना पोसना और बड़ा करना इंतहाई दुश्वार था। वक्त की ये खूबी होती है कि ये गुजर जाता है और उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वक्त गुजरता रहा और वो बड़ा होता गया। उसका बाप अपने इलाके के बच्चों को रग्बी खेलना सिखाता था और वो बच्चा भी बैसाखियां लगाकर खेल में शामिल होता रहा, मगर जैसे ही दौड़ता बैसाखियां गिरती और ये भी साथ ही गिर जाता। उसका बाप बड़ा मायूस होता कि मेरे बच्चे का न जाने क्या मुस्तकबिल होगा। उस बच्चे को कभी किसी महरूमी का एहसास न हो, इसलिए उसकी माँ और उसके बाप ने अपनी ज्यादातर सरगर्मियां तर्क कर दी थीं। वो माजूर बच्चा जूं बड़ा होता गया, वो सोचता रहा कि मेरे बहन भाइयों की, बाप की, माँ की, रिश्तेदारों की, हत्ता के ज़ईफुल उमर दादा दादी की भी टांगे सही सलामत हैं, तो मेरी क्यों नहीं है? मेरी पैदाइश का मकसद क्या है? बज़ाहिर उसे अपना वजूद फजूल लगता था। वक्त गुजरता रहा और वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए कॉलेज चला गया। 17-18 साल की उम्र थी जब एक दिन कॉलेज में टेलीविजन वाले कमरे में बैठा वो चैनल बदल रहा था कि एक स्पोर्ट्स चैनल पर उसका पसंदीदा खेल रग्बी दिखाई दिया। उसने उसी चैनल को देखने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद रग्बी का खेल खत्म हुआ तो पैरा ओलंपिक्स की झलकियां लग गईं। उसने टेलीविजन पर एक ऐसा मंजर देखा जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो दुम सादे देखने लगा। 90,000 तमाशाइयों से भरा हुआ स्टेडियम जोश से चिल्ला रहा था, और चिल्ला भी किन के लिए रहा था? चंद माजूरों के लिए जो उस ओलंपिक्स में अपने अधूरे वजूद के साथ दौड़ रहे थे। तमाशाई दौड़ने वालों का हौसला बढ़ा रहे थे और कह रहे थे, ये तुम्हारा मैदान है और तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो। और कमेंटेटर कह रहा था, देखें एक ऐसा शख्स जो टांगों से माजूर है, वो कैसे बिजली की मानिंद दौड़ रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे ये 90,000 लोग मिलकर उसे कह रहे हों कि तुम ये कर सकते हो। कमेंट्री करने वाला जैसे उससे मुखातिब था। फिर उसने चश्मे हैरान से देखा कि एक माजूर शख्स ने दौड़ का मुकाबला जीत लिया। लोगों ने उसे मेडल पहनाए और कंधों पर उठा लिया। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो बेमकसद पैदा नहीं हुआ। उसने वो चंद मिनट की झलकियां देखकर दुनिया का तेज तरीन दौड़ने वाला शख्स बनने का फैसला कर लिया। उसके अंदर जीतने वाले शख्स ने गोया एक बिजली भर दी थी। उसने जीतने वाले को अपना हीरो बना लिया और उसने अपने आप से कहा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसके बाद वो गया, कंप्यूटर पर इंटरनेट खोला और उन जूता नुमा टांगों को तलाश करने लगा जो उस खेल में पहनकर लोग दौड़ रहे थे। जब उसने तलाश किया तो उनकी कीमत इतनी थी कि उसके घर में किसी के पास भी इतनी रकम नहीं थी जिससे उन्हें खरीदा जा सकता हो, और ना ही वो आम मिलने वाली जूता नुमा मसनूई टांगे थीं। उसके जहन में एक और ख्याल आया। उसने तमाम बड़े और अमीर लोगों को ईमेल्स करना शुरू कर दी। एक ही बात लिखता कि अगर आप मुझे वो टांगे ले दें तो मैं चैंपियन बन सकता हूँ। हजारों ईमेल्स भेजने पर आखिर एक जवाब आ गया। उस शख्स ने रजामंदी जाहिर की और कहा कि पहले तुम्हारा ट्रायल होगा, अगर तुम में जरा भी काबिलियत हुई तो तुम इसके हकदार होगे। फिर एक वक्त आया जब उसने बिल्कुल उस पैरा ओलंपिक के चैंपियन जैसी मसनूई टांगों वाले जूते पहने और उसने उस दिन हर उस जगह को दौड़कर छुआ जिसको छूने की उसे हसरत थी। वो पहाड़ों पर चढ़कर दौड़ा और इतनी तेजी से दौड़ा कि तेज हवा जब उसके चेहरे से टकराती तो वो दीवाना वार हंसता कि ये जिंदगी तो मैंने अभी तक चखी ही नहीं थी। वो उस हवा से लुत्फ अंदोज होता दौड़ता रहा। फिर उसने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली और बाकायदा ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। दिन रात अनथक मेहनत की वजह से लंदन में होने वाले पैरा ओलंपिक्स के लिए उसे मुंतखब कर लिया गया। उसका खानदानी नाम जिस शख्स पर था वो उसका दादा था और वो जिंदा था। उसने वालिदैन, रिश्तेदारों और दादा को कहा कि अगर मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊं जहां तुम्हारा दिया हुआ नाम
لوگ فخر اور خوشی سے پکاریں تو سوچو کیسا لگے گا۔ اس کے دادا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ لندن کیا ہے اور کہاں ہے، لیکن وہ لڑکا اپنی جیت کے لیے پرعزم اور پر اعتماد تھا۔ پھر جب 70,000 تماشائیوں کے درمیان لندن پیرا اولمپکس میں وہ دوڑ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے آگے وہی اس کا ہیرو تھا جسے ٹیلی ویژن پر دیکھ کر اس نے بھی اس جیسا بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے دیکھے ہوئے تمام خواب ایک ایک کر کے تعبیر پا رہے تھے۔ اس پیرا اولمپکس میں وہ چاندی اور کانسی کے تمغے جیت گیا اور یہ اس کی کامیابی کی طرف پہلی بڑی اور متاثر کن جیت تھی۔ اس کے سارے رشتہ دار اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ اس دوران اس نے اپنے دادا کو دیکھا، وہ تماشائیوں میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے اور یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ان کا دیا ہوا نام ہزاروں لوگوں کے درمیان فخر سے پکارا گیا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے دوڑنے کے دنیا بھر کے تیز ترین ریکارڈز توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ شخص جو اس کا ہیرو تھا اس کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور 10 سال مسلسل پیرا اولمپکس کا چیمپئن رہا۔ 400 میٹر ریس میں وہ دنیا کا چھٹا تیز ترین شخص قرار پایا۔ اس نے اپنے والدین سے پوچھا، جب میں پیدا ہوا تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے باپ نے بتایا کہ وہ دن ہمارے لیے خوشی کی بجائے دکھ لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہ ننھا ادھورا وجود جب بڑا ہوگا تو ہم اسے اس کے ادھورے پن کے متعلق کیسے سمجھا سکیں گے؟ یہ دوسروں کا محتاج اپنی زندگی کیسے جی پائے گا؟ اسی روز ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم میاں بیوی تمہاری دونوں بے ساکھیاں بنیں گے۔ یہ چیمپئن شخص بلیک کے لیپر کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ ہیرو جس کو دیکھ کر اس نے دوڑنے کا فیصلہ کیا تھا وہ آسکر پسٹوریس تھا۔ اس کی یہ کہانی میرے فیس بک دوست توقیر بھملا صاحب نے لکھی ہے۔ بلیک کے لیپر یہ کہتا تھا کہ زندگی بھر جس بات پر میں عمل پیرا رہا وہ یہ ہے کہ لائف از ناٹ ہاؤ ہارڈ یو کین ہٹ، اٹس اباؤٹ ہاؤ ہارڈ یو کین گیٹ ہٹ اینڈ کیپ موونگ فارورڈ۔ یعنی زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی شدت سے چوٹ لگا سکتے ہیں، بلکہ زندگی یہ ہے کہ آپ خود کتنی بھرپور شدت سے چوٹ کھا سکتے ہیں اور چوٹ کھانے کے باوجود اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اقبال بھی یاد آ جاتے ہیں، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔